आमतौर पर ना जब भी हम कंट्रोल या नियंत्रण की बात करते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट और भौतिक सी तस्वीर बनती है। हाँ, जैसे किसी गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ना। बिल्कुल यार। खासकर तब जब कोई इंसान दिल्ली या मुंबई के एकदम भारी ट्रैफिक में गाड़ी चला रहा हो। हाँ, सड़क पर गड्ढे हैं और अचानक से कोई बीच में आ जाता है। वो तो रोज का ही काम है ना? लेकिन अगर स्टीयरिंग हाथों में है ना, तो हमें झूठा ही सही पर एहसास जरूर होता है कि हम सुरक्षित हैं। मतलब सब कुछ हमारे ही कंट्रोल में है। ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। मैं तो कहूंगी कि हम इंसानों की फितरत ही यही है। हम हमेशा भारी चीजों को या अपने आसपास के माहौल को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्योंकि हमें लगता है कि बाहरी दुनिया संभल गई तो सब ठीक रहेगा। सही बात है। लेकिन तब क्या हो जब बात हमारे खुद के दिमाग की हो। तो वो जो स्टीयरिंग व्हील है ना, वो अचानक से गायब सी महसूस होती है। एकदम गायब। मान लीजिए कोई बहुत ही जटिल और नई जानकारी सीखनी है, या फिर अचानक से दफ्तर में कोई बिना बात के आपका, मेरा मतलब है किसी का भी, अपमान कर दे। ऐसी स्थितियों में तो ऐसा लगता है जैसे हम पैसेंजर सीट पर बैठे हैं। हाँ, और परिस्थितियां या हमारी भावनाएं हमें अंधाधुंध चला रही हैं। और मजे की बात यह है कि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग बस रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। मतलब सिर्फ प्रतिक्रिया देना। बिल्कुल। सूचनाओं के भारी हमले में या भावनाओं के तूफान में हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं। ये कंट्रोल का एक बहुत ही भ्रामक रूप है, जहां हमें लगता है कि हम लड़ रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ बह रहे होते हैं। एकदम ठीक कहा। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी भ्रम को जड़ से उखाड़ने वाले हैं। आज चर्चा के लिए हमारे पास दो बेहद दिलचस्प और बिल्कुल अलग अलग तरह के सोर्सेज मौजूद हैं, जो पहली नजर में बिल्कुल विपरीत लगते हैं। हाँ, पहला सोर्स है खटाना का लर्न टू लर्न इनिशिएटिव। ये जेन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के संस्थापक हैं और इनका ये सिस्टम सिखाता है कि नई और जटिल जानकारी को मास्टर कैसे किया जाए। और दूसरा सोर्स बहुत ही प्राचीन दर्शन से आता है, द सॉवरेन माइंड 10 पिलर्स ऑफ बुद्धिस्ट रेजिलियंस के कुछ अंश, जो कि बौद्ध सिद्धांतों पर आधारित मानसिक मजबूती का एक पूरा मैनुअल है। तो जब मैं इन दोनों को पढ़ रहा था ना, तो दिमाग में एक बात बैठ गई। एक एआई को ट्रेन करने का तरीका और एक बौद्ध भिक्षु के दिमाग को शांत करने की प्रक्रिया में इतनी समानता कैसे हो सकती है? ये सच में हैरान करने वाला है ना? तो आज का हमारा मुख्य मिशन यही समझाना है कि कैसे हम अपने दिमाग को पूरी तरह से मास्टर कर सकते हैं, चाहे बात मशीन लर्निंग के दौर में नई जानकारी सीखने की हो या बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना करने की। हम पैसिव रहने के बजाय एक्टिव कंट्रोल कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए इसको अनपैक करते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हमें कंट्रोल की बारीकियों को समझना है, तो सबसे पहले उस मैकेनिज्म पर गौर करना होगा कि हमारा दिमाग नई चीजों को प्रोसेस कैसे करता है। अच्छा। और खटाना का जो फ्रेमवर्क है वो कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक स्तर पर इसका बहुत स्पष्ट तरीका पेश करता है। हाँ, खटाना के सिस्टम का जो सबसे बुनियादी विचार है वो है पेयर्ड लर्निंग स्ट्रक्चर, मतलब सीखने की जोड़ीदार संरचना। ये कोई स्कूल वाला तरीका नहीं है। बिल्कुल नहीं यार। ये वो नहीं है कि किताब खोली, हाइलाइटर से उसे रंग दिया और मान लिया कि हम ज्ञानी हो गए। ये एक लूप आधारित सिस्टम है, लर्न, टेस्ट, स्ट्रेंथन और प्रोग्रेस। और ये लूप उस इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस यानी योग्यता के भ्रम को तोड़ने के लिए ही बनाया गया है। ये इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस असल जिंदगी में कैसे काम करता है? क्या ये वैसा ही है जैसे हम YouTube पर कोई कुकिंग वीडियो देखते हैं जहां शेफ बड़ी आसानी से फ्रेंच डिश बनाता है? हाँ, और हमें लगता है कि अरे ये तो मैं भी बना सकती हूँ। बिल्कुल। लेकिन जब किचन में जाते हैं तो सब जलकर राख हो जाता है। एकदम सटीक उदाहरण है। जब जानकारी हमारे सामने बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से पेश की जाती है ना, तो हमारा दिमाग मान लेता है कि वो जानकारी हमारे अंदर सुरक्षित हो गई है। लेकिन असल में हमने सिर्फ उसे पहचाना है, सीखा नहीं है। सही बात है। खटाना का सिस्टम इसी खतरे से बचाता है और इसे 3 अलग-अलग लेवल्स में बांटा गया है। हाँ, सोर्स में जो 3 लेवल्स हैं, अगर मैं सही एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये बिल्कुल एक घर बनाने जैसा है। मतलब आप नींव डालकर तुरंत उसमें रहने तो नहीं जाते ना? बिल्कुल नहीं, पहले नींव मजबूत करनी होती है। हाँ, तो खटाना के सिस्टम का लेवल 1 जो है वो फाउंडेशन है, बुनियादी समझ बनाना, घर की नींव डालना। इसमें नोटबुक, LM चैट, माइंड मैप्स और इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है। और यहाँ नोटबुक, LM जैसे AI टूल का जिक्र बहुत जरूरी है। ये कोई पैसिव PDF रीडर नहीं है। तो फिर ये अलग कैसे हैं? जब कोई इसका इस्तेमाल करता है तो वो टेक्स्ट से सवाल जवाब करता है, उसे चुनौती देता है
ये एक सक्रिय प्रक्रिया है और जैसे ही ये शुरुआती पढ़ाई खत्म होती है तुरंत टेस्ट एंड स्कोर का चरण आ जाता है। अरे वाह, मतलब शॉर्ट क्विज और फ्लैश कार्ड्स के जरिए ये देखना कि नींव कितनी मजबूत है। हाँ बिल्कुल, और अगर इंसान इसमें पास हो जाए तब वो लेवल 2 पर जाता है जिसे एक्टिव लर्निंग कहा गया है। ये घर की दीवारें खड़ी करने और उनकी मजबूती चेक करने जैसा है। सही कहा, यहाँ समझ को गहरा किया जाता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट्स और इंटरैक्टिव चैट के जरिए एआई को निर्देश दिया जाता है कि वो अलग-अलग परिदृश्यों में इंसान को परखे। सिर्फ रट्टा मारना नहीं बल्कि अप्लाई करना। हाँ, एप्लीकेशन। और फिर इसके बाद मीडियम स्तर के क्विज होते हैं। और इसके बाद आता है आखिरी चरण, लेवल 3 मास्टरी। ये तो घर की छत डालना और फिनिशिंग करने जैसा है, ज्ञान को एक स्पष्ट ढांचे में ढालना। जैसे कि ब्लॉग स्टाइल सिंथेसिस लिखना या स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट्स बनाना। लेकिन जो चीज मुझे सबसे खतरनाक लगी ना, वो है इसकी फाइनल टेस्टिंग परफॉर्मेंस टेस्ट। वो हाई वॉल्यूम फ्लैश कार्ड्स और कठिन सवाल। बाप रे, जब इंसान सोचता है कि उसे सब आ गया है, तब सैकड़ों कठिन सवाल सामने आते हैं। ये तो किसी के भी ईगो की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है यार। लेकिन यही तो इस लूप की खूबसूरती है। ये सुनिश्चित करता है कि सीखना कभी भी पैसिव या अकेला न रहे। जब कोई टेस्ट में फेल होता है तो वो पूरी किताब दोबारा नहीं पढ़ता। अच्छा, तो वो क्या करता है? वो सिर्फ उसी कमजोर हिस्से पर वार करता है जहां वो अटका था। इस पूरी प्रक्रिया में इंसान कभी भी पैसेंजर सीट पर नहीं होता, वो अपना फीडबैक लूप खुद चला रहा है। ये बहुत ही तार्किक तरीका है, जानकारी को तोड़ना, टेस्ट करना और आगे बढ़ना। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे लें तो ये समझ आता है कि कॉग्निटिव दुनिया में तो हमने घर बना लिया। हाँ, दिमागी तौर पर जब बात भावनाओं की आती है ना, तब ये सारा लॉजिक अक्सर धुआं हो जाता है। एक भावनात्मक प्रतिक्रिया तो ऐसा फीडबैक लूप है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। ये एक बहुत ही शानदार कनेक्शन है। भावनाओं का अनियंत्रित होना भी वैसा ही है जैसे हम बिना किसी टेस्टिंग के बाहरी घटनाओं को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। हाँ, और यहीं पर द सोवरेन माइंड के बौद्ध सिद्धांत हमारी इस चर्चा को एक नई दिशा देते हैं। बिल्कुल। जैसे खाटाना के सिस्टम में हम जानकारी को हावी नहीं होने देते हैं, वैसे ही ये सोच सिखाता है कि बाहरी घटनाओं को खुद पर हावी मत होने दो। बौद्ध सिद्धांत इसे इंटरनल सॉवरेनिटी कहते हैं, मतलब आंतरिक संप्रभुता। मनोविज्ञान में इसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। बाहरी दुनिया से हटाकर कंट्रोल को अपनी आंतरिक चॉइस पे ले आना। और यार, यहीं पर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आया था। जब मैंने सोर्स का इनसाइट 1 पढ़ा ना, मुझे लगा ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। कौन सा वाला हिस्सा? वो जहां सोर्स कहता है कि कोई भी बाहरी घटना या व्यक्ति हमें तब तक भावनात्मक चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक हम खुद उसे अपनी मनोवैज्ञानिक सहमति या साइकोलॉजिकल कंसेंट ना दे दें। हाँ, ये विचार पहली बार सुनने में थोड़ा असहज करने वाला लग सकता है। असहज? मुझे तो लगा जैसे पीड़ित को ही दोष दिया जा रहा है। मतलब मान लीजिए कोई इंसान सड़क पर शांति से गाड़ी चला रहा है और अचानक कोई कट मार दे और गालियां देने लगे। हाँ, जो कि बहुत आम है। तो जाहिर है गुस्सा आएगा यार। तो क्या चोट इसलिए लगी क्योंकि मैंने या उस इंसान ने गाली देने वाले को सहमति दी? ये असल जिंदगी में कैसे काम करता है? ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है और इसका जवाब सोस के इनसाइट 2 में है। बात खुद को दोष देने की नहीं है, बात अपनी रक्षा प्रणाली को समझने की है। रक्षा प्रणाली? हाँ, एक मजबूत आंतरिक नैतिक संहिता या इंटरनल एथिकल कोड। जब हम खुद से कुछ नैतिक वादे कर लेते हैं तो बाहरी अनिश्चितता के बीच भी हमारी स्थिरता बनी रहती है। ये एक मेंटल फायरवॉल की तरह है। मेंटल फायरवॉल? वाह, ये कंप्यूटर साइंस वाला शब्द यहाँ एकदम फिट बैठता है। बिल्कुल। जब वो सड़क वाला इंसान गालियां देता है तो उसका गुस्सा उस फायरवॉल से टकराता है। सहमति देने का मतलब ये नहीं कि हमने उसे इनवाइट किया। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हमारा फायरवॉल मजबूत नहीं है तो हम तुरंत रिएक्ट करेंगे। हम उसके शोर को अपने सिस्टम के अंदर आने देंगे। ओह, अब मैं समझा। तो सहमति देने का मतलब है कि हमने अपनी शांति का रिमोट कंट्रोल उस अजनबी के हाथ में दे दिया। एकदम सही। लेकिन अगर वो कोड मजबूत है तो कंट्रोल हमारे पास रहता है कि हम उस घटना को कैसे प्रोसेस करेंगे। ये बहुत ही मुक्ति देने वाला विचार है। हम घटनाओं को रोक नहीं सकते, पर उन्हें फायरवॉल के बाहर जरूर रख सकते हैं। लेकिन सिर्फ बचाव करने से तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है कि उन घटनाओं का इस्तेमाल कैसे किया जाए?
और मुझे लगता है यही दोनों सोर्सेज का कनेक्शन सबसे मजबूत होता है। हाँ, सोर्स के इनसाइट्स 3, 4 और 5 इसी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। इनसाइट 3 कहता है कि बुरे व्यवहार वाले लोग या हमारे विरोधी वास्तव में हमारे शिक्षक हैं, जो हमें धैर्य और करुणा सिखाते हैं। और इनसाइट 4 कहता है कि बदलावों का विरोध मत करो। इम्पर्मनेंस यानी सब कुछ बदलता है, उसे स्वीकार करने से रेजिलियंस बढ़ती है। और सबसे अहम है इनसाइट 5, जो दिमाग की तुलना एक बगीचे से करता है। हाँ, वो बगीचे वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इस बगीचे में कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड के पौधे जानबूझकर लगाने पड़ते हैं ताकि नकारात्मकता रूपी खरपतवार के लिए जगह ही ना बचे। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो दिमाग रूपी बगीचे में जानबूझकर कृतज्ञता बोना बिल्कुल वैसा ही है जैसे खटाना के मॉडल में कमजोर क्षेत्रों का लक्षित संशोधन करना। लक्षित संशोधन मतलब टारगेटेड रिवीजन। हाँ, दोनों में ही हम प्रोएक्टिव होकर यानी सक्रिय रूप से अपना फोकस तय कर रहे हैं। हम दिमाग को यूं ही नेगेटिविटी के भरोसे नहीं छोड़ रहे। क्या बात है, ये कनेक्शन तो गजब का है। और अगर विरोधी इंसान एक टीचर है तो इसका मतलब है कि असल जिंदगी की कोई भी तनावपूर्ण स्थिति खटाना के सिस्टम का एक टेस्ट एंड स्कोर मोमेंट है। बिल्कुल, एक लेवल 2 टेस्ट की तरह जो हमें अपनी एप्लीकेशन सुधारने का मौका देता है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? हम इन दोनों से क्या सीख सकते हैं? संक्षेप में कहें तो ये दोनों सोर्सेज हमें अपने जीवन में सॉवरेन और मास्टर बनने का मैनुअल देते हैं। खटाना की एकेडमी हमें अनुशासित सोच और लूप्स के जरिए जानकारी का मास्टर बनाती है, और बौद्ध सिद्धांत हमें जानबूझकर अपना फोकस चुनकर भावनाओं का मास्टर बनाते हैं। दोनों में ही हमें एक्टिव रहना है। स्टीयरिंग व्हील हमेशा हमारे पास होती है। तो आज की इस डीप डाइव को खत्म करते हुए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। आज हमने पढ़ाई और भावनाओं पर मास्टरी की बहुत बात की, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कल से हम अपने गुस्से या तनाव को सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय उसे एक लेवल 2 टेस्ट की तरह देखने लगे? ये तो नजरिया ही बदल देगा, है ना? क्या हम तैयार हैं अपने खुद के भावनात्मक रिएक्शंस को स्कोर करने और हर बार बेहतर परफॉर्म करने के लिए? ये सोचने वाली बात है। बहुत ही गहरी बात है ये। तो बस इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।